बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो रिव्यू लेक्चर है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन-कौन से जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और जो हम अभी तक पढ़ चुके हुए हैं पिछली क्लासेस के अंदर, ताकि इनको रिव्यू करके और फिर हम आगे जा सकें। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन-सी ब्रांच है फिज़िक्स की। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा बुक का रेफ़रेंस दिया है, इसमें बहुत अच्छी डेफ़िनेशन थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ रहे होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो कि रेस्ट की हालत में होते हैं, यानी स्टैटिक होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अच्छा, अब और मज़ीद क्या चीज़ पढ़ते हैं हम उसके अंदर कि एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके इर्द-गिर्द का जो रीजन होता है, उसमें कोई ना कोई एक इफ़ेक्ट पाया जाता है। और इस रीजन को जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्टेशनरी चार्जेस की वजह से, ये टाइम के साथ-साथ वेरी नहीं करती है। और इस बात का ध्यान रखें कि हमने जितने भी एक्सप्रेशंस पढ़े हैं इससे पहले कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके अंदर हम ये तो ज़रूर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। कहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के साथ चेंज हो रही है, कहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। कहीं हम देखते हैं किसी की सिचुएशन के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमें गिवन है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r करके वेरी कर रही है। तो हम पोजीशन के साथ तो देखते हैं कि उसकी वेरिएशन हो रही है, लेकिन टाइम के साथ-साथ जो है वो वेरी नहीं करती। तो ये जो इन टाइम इनवेरिएंट यानी टाइम के साथ तब्दील ना होने वाली जो फ़ील्ड है, वो क्या कहलाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। और ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिकली हम दूसरे लफ्ज़ों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो डेफ़िनेशन हमने ये पढ़ी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टैटिक चार्जेस को पढ़ते हैं। हम दूसरे डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि ये जो टाइम इनवेरिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं ये हमें कैसे हासिल होती हैं? स्टैटिक चार्जेस की वजह से। और इसकी स्टडी को हम जो है वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो ये चार्जेस जब रेस्ट में रखे हुए होते हैं तो उस सिस्टम को हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की मदद से जो है वो कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये डिफरेंट सिस्टम है, ये दो सिस्टम्स चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशंस आपस में फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम उस सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की मदद से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे बारी बारी हम थोड़ी सी समरी देखते चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो हमें चार्ज पता चला कि ये जो तमाम का तमाम मैटर है पूरी यूनिवर्स के अंदर, जितना भी मैटर मौजूद है लिक्विड, गैस, सॉलिड फॉर्म में, वो मैटर एटम से बना है। एटम जो है वो चार्जेस से बने, और चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। और ये जो दो तरह के चार्जेस होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो सबसे पहले हमने निकाली, या साइंसदानों ने, कूलम ने सबसे पहले जो है वो फोर्स निकाली। और उस फोर्स का जो उसने फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए एनालाइज करके हमें बताया वो ये था। ठीक है, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फार्मूला उसने हमें बता दिया। उसने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो फोर्स है ये अच्छा, इसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं ये हमें यहाँ पर गिवन भी हैं कि ये कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं। Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये आर स्क्वायर होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी जहन में रखिए कि ये जो आर होता है हमेशा ये पता भी होगी आपको, ये जो आर होता है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस, ये जो कूलम्स लॉ है ये एप्लीकेबल है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये आर ये नहीं समझिएगा कि हम यहाँ से भी तो यूं 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 करके जा सकते हैं, तो ये भी तो कोई डिस्टेंस है आर। नो, दो चार्जेस के दरमियान जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उस लाइन के ऊपर ये हमारी लॉ एप्लीकेबल होती है। और दूसरी बात ये कि ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये क्या चीज़ है? ये जो है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पर सबसे लास्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये के की वैल्यू होती है। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन है इसकी भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये एप्सिलॉन अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैक्यूम है तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, लेकिन अगर मीडियम भी आ जाता है तो उसमें मीडियम का कांस्टेंट भी आ जाता है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ओके। एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, अगर एप्सिलॉन आर मीडियम, जिस मीडियम में हम काम कर रहे हैं तो उसकी ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी मीडियम के अंदर होते हैं तो एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाता है किससे, एप्सिलॉन से, ओके। दिस इज द एप्सिलॉन एंड वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर फॉर एनी मीडियम। अच्छा, और अगर कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे, ई जो है वो ये हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो ई आर होता है वो 1 होता है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कूलम्स लॉ ने हमें बहुत खुल के बता दिया था कि पॉइंट चार्जेस के दरमियान ये हम फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और मीडियम के अंदर अगर कोई मीडियम मैं यहाँ पर रख दूंगी तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने हमें तफसील से बता दी थी। फिर उसके बाद जब हम इन चीज़ों को समझने में कामयाब हो गए तो हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ गए, फिर हमने कहा कि अच्छा भाई, ये लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट शेप डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, नॉट वी इफ वी डोंट हैव पॉइंट चार्ज, तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे। जिस तरीके से हम डिज़ाइंस बनाते हैं ना, फ्लावर्स और हर जगह डिज़ाइंस डिफरेंट डिफरेंट नज़र आते हैं, उसमें हम अरेंजमेंट कर सकते हैं चीज़ों की डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल चार्जेस को भी हम डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल शेप्स के अंदर जो है वो रख सकते हैं। लेकिन हम तीन सिंपल शेप्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, जो कि अमूमन हमारी डिवाइस तीन चार डिफरेंट शेप्स कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमारी डिवाइसेस में जो हमारी डिवाइसेस उसी शेप की जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइन चार्ज, ठीक है, जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, और डिस्क डिस्क ऑफ चार्ज या रिंग ऑफ चार्ज का भी केस एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे इसको रोक देती हूँ। एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इस शेप के अंदर हम चार्जेस को लेट सपोज हम रख लेते हैं, ये बड़े सिमेट्रिकल शेप्स हैं, इनकी एनालिसिस करना आसान होता है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होती है तो अगर हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्रिकल शेप्स हैं लेट सपोज, तो फिर क्या होगा। फिर हमने सीखा कि अच्छा भाई, हम उस लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले हम एक पॉइंट चार्ज, लेट सपोज हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी क्यू, और किसी जगह पर एक पॉइंट चार्ज रख लेते हैं, लेट सपोज क्यू नॉट। तो अब तो ये पॉइंट चार्ज बन गए, तो अब तो हम ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन को, ठीक है, और हम जो है वो उसको सॉल्व करते चले जाते हैं, इंटीग्रेट करते चले जाते हैं कि अच्छा भाई अभी दो पॉइंट चार्ज बन गए तो होल लाइन ऑफ चार्ज के लिए हमारी क्या फॉर्मूला होगा। और फिर हमने उसको सीखा कि हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। लाइन ऑफ चार्ज के लिए हमने फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो निकालना सीखा, और इसी तरीके से हमने फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो डिस्क के लिए हम लोगों ने सीखा, और इसी तरीके से हम लोगों ने रिंग ऑफ चार्ज के लिए जो है वो हमने फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो निकाला। और हमने वहाँ से ये बात सीख ली कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होती है, और अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं हो तो फिर हमें उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्मूले अप्लाई करके और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये भी चीज़ हमने देखी कि अच्छा, इफ़ वी हैव अ स्फीयर, तो स्फीयर जो है वो पॉइंट की तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर हम कूलम्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने तीन चार केसेस इसके अंदर स्टडी किए। फिर जब हम इन चीज़ों को भी समझने में कामयाब हो गए
तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अच्छा भाई आर्बिट्ररी शेप में भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं चार्जेस, तो अभी हम उधर नहीं जाते क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन है। तो अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमने क्या चीज़ सीखी, अभी हमने ये सोचा कि अच्छा भाई हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो रेगुलर शेप्स की होती हैं, आर्बिट्ररी शेप्स की तो होती नहीं है इनकी। इसलिए हम अभी अपनी मैथमेटिक्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हमने उसको छोड़ दिया इन 2-3 एनालिसिस करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, और हमने इस चीज़ को लर्न कर लिया कि इफ़ वी डोंट हैव पॉइंट चार्ज हाउ वी कैन मॉडिफाई द कूलम लॉ। उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा ये फ़ोर्स तो हमें पता चल गई कि फ़ोर्स क्या चीज़ होती है और उसको हम किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को हम निकालते हैं, लेकिन हमें ये बात तो हमारे ज़हन में रह गई अभी तक कि 2 पॉइंट चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आते हैं, वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते, लेकिन इनके दरमियान रीजन के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जो कि जो है वो मुतासिर कर रही है इसको, इस इस दूसरे चार्ज को Q2 को। Q1 पहले से रखा हुआ था, Q2 अब आया। तो रीजन के अंदर तो कुछ ना कुछ मौजूद है भाई, ये क्या हो रहा है आखिर? ये Q1 इस रीजन के अंदर क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है जो कि Q2 जब आता है यहीं आता है, अभी तो उसने इसको टच भी नहीं किया, तो ये रिपेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो उनके ज़हन में ये सवाल जो है वो मौजूद था। उनको पता था कि रीजन जो है वो कुछ ख़ास रीजन है जो कि सिर्फ चार्ज के गिर्द ही प्रोड्यूस होता है, वरना ये वाला टेस्ट चार्ज इधर उधर हर जगह मूव कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको, सिर्फ इस चार्ज के गिर्द ही इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपने इर्द गिर्द के रीजन को कुछ ना कुछ मुतासिर कर देते हैं, और उस रीजन को हमने नाम दिया कि दिस रीजन इज़ नोन एज फील्ड, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट हो रही है तो हम उसको कह देते हैं कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उस रीजन को मुतासिर कर रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया। हमें ये नहीं पता कि इसके, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है, बस हमने उसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी तक नहीं मालूम, डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं। तो लेकिन बहरहाल इस वक्त हमें ये चीज़ पता चल चल गई कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड, और इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या पॉइंट चार्ज इसको, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर्मूले से, या कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर ली जाए, Q नॉट टेंड्स टू 0। तो सिर्फ हमें कैलकुलेट करना आ गया। अच्छा भाई, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो भी हमें पता चल गई कि फोर्स जो है कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होती है, और हम वो वाली फोर्स का एक्सप्रेशन रख सकते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो यूनिट वेक्टर शुड बी देयर। तो अब वो हमें करना आ गया। अच्छा, लेकिन अब मसला क्या हो रहा था कि भाई हमने दो क्वांटिटीज डिफाइन कर दी, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये वेक्टर हैं। और अब मसला क्या होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कहीं भी एक पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, तीन चार्ज हैं, चार चार्ज हैं, तब तक तो हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके, यानी कि किसी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है या फोर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले एक चार्ज की मदद से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, और सबको सम कर देते थे वेक्टोरियली और मालूम कर लेते थे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को मैथमेटिकली डील करना बड़ा मुश्किल होता है, और मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनका डायरेक्शन होता है, फिर इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना कि अच्छा भाई एक्स डायरेक्शन में ये कितने
इफ़ेक्टिव हैं, वाई डायरेक्शन में ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करना, फिर उसको सम अप करना। तो हमारी मैथमेटिक्स जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के साथ में भी यही सवाल था कि ना तो हमें ये पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है क्या, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको कैलकुलेट करना आ गया। इन सिचुएशंस के लिए भी कैलकुलेट करना आ गया, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इन एक्चुअल, क्या है ये आखिर, ठीक है? और एक सवाल हमारे ज़हन में ये घूम रहा था कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, और दूसरा जो सवाल ये घूम रहा था वो ये घूम रहा था कि ये जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, देयर शुड बी सम स्केलर क्वांटिटी जो कि हमें जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा आसान हो, उसको प्लस माइनस करना ज़्यादा आसान हो। और पहला सवाल क्या घूम रहा था कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? कैलकुलेट करना तो आ गया मैथमेटिकली, लेकिन है क्या चीज़ वो अभी हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, उस दौरान जो है वो और लोग भी एक्सपेरिमेंट करते रहे, मिसाल के तौर पे जैसा कि फ़ैराडे का मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताया था कि उसने जो है वो एक नई डेफ़िनेशन डिफ़ाइन की कि जो फ़ील्ड है, उसने उसने डेफ़िनेशन दी कि चार्जेस के अंदर से कुछ निकलता है, देयर इज़ समथिंग, और उसने उसको जो है ना वो कहा कि दीज़ आर लाइन्स ऑफ फ़ोर्सेस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लाइन्स ऑफ फ़ोर्सेस, और ये जो लाइन ऑफ फ़ोर्सेस होती हैं उसके बारे में उसने कहा कि दिस इज इक्वल टू चार्ज क्यू। और उसको फिर हमने मज़ीद डिफ़ाइन किया कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डी डॉट डी एस, यानी कि इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लक्स क्या चीज़ है? लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये हमने एज्यूम किया कि उसमें से कुछ निकल रहा है। और ये जो कैलकुलेशन हम इसकी कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी पता हो, यानी ये जो डी डी है ये क्या चीज़ है? ये फ्लक्स डेंसिटी है। ये क्या चीज़ है? एरिया है। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं? डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स सॉरी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया, और ये हो गया जनाब मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो डायमेंशनली अगर आप देखें तो फ्लक्स क्या चीज़ है? फ्लक्स जो है वो किसी भी चार्ज से निकलने वाली लाइंस की मिकदार है, ये एक इमेजिनेशन है। ठीक, तो ये जो है ना हमने इसको फ्लक्स कह दिया, और डायमेंशनली अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारी बराबर हो गई है। और ये जो एक हमने नई चीज़ डिफ़ाइन की है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? और ये इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, और ये डी डॉट ए करके लिखा जाता है। ये फ्लक्स को कहीं साई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं जस्ट फ्लक्स कह देते हैं। फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स, इसको कहना तो यही चाहिए, नंबर ऑफ लाइन्स। लेकिन इसका फ़ैराडे ने यूनिट भी हमें बता दिया कि चूँकि ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस बराबर होती हैं कूलम के, तो बाज़ जगह इसको इसका यूनिट कूलम भी लिखा हुआ होता है, जो कि इतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है कहना। हम इसको जब यूनिट लिखते हैं तो जस्ट इसको नंबर ऑफ लाइन्स ही कहते हैं, तो कूलम नहीं कहते हैं इसको हम, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो अब जो है ना उसने थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को समझने की कोशिश की, तो उसने अज़्यूम कर लिया कि देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस, क्योंकि जानने की कोशिश की उसने। और अगर इसकी हाइपोथेसिस कहीं सही हो जाती है, इनकी कैलकुलेशन सही हो जाती है, तो फिर हम सपोज़ कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, वाक़ई में इसमें से कुछ चीज़ निकल रही है जो कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ख़ैर बहरहाल फिर क्या हुआ कि इसने जब हमें फ्लक्स को डिफ़ाइन किया और फिर मज़ीद और क्वांटिटीज़ हमें पता चलती चली गई, फ्लक्स डेंसिटी पता चल गई, ए पता चल गई। तो हमें उससे जो है वो ये जो क्वांटिटी है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? और ये स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, ये बराबर होती है किसके, क्यू के। तो ये फ़ैराडे ने हमें बताया। तो ये जो चीज़ है इसकी स्केलर क्वांटिटी की रिलेशनशिप किससे है? एक वेक्टर क्वांटिटी से है, ठीक है? और ये जो चीज़ है डी डॉट ए, ये इसको मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशनशिप है। तो फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी, अगर हम वो निकाल लें किसी तरीके से तो फिर हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसने ये एक नया फार्मूला हमें दिया, एक नई सोचने की उसने एक वे हमें दिया कि हम कुछ और तरीके से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। बेसिकली अच्छा, फिर उसके बाद एक दो डेफिनेशंस देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आती हूँ गॉसेस लॉ की तरफ। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर चीज़ बताई है ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसको थोड़ा सा पहले डिटेल से देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आती हूँ लॉ की तरफ, गॉसेस लॉ की तरफ, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक नई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं विच इज़ द लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हमें पता चल गई कि चार्ज जो है वो क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक। और हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स क्या होती है। फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस emitting from a charge q, and this is an assumption, okay, these lines are not real, लेकिन बहरहाल कुछ तो है मौजूद जो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसको हम समझते हैं कि वो लाइंस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसको जो नंबर ऑफ लाइंस चार्जेस से निकल रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। और ये मैंने डाइवर्जेंस के लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से बताया था कि फ्लक्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा अब डिटेल में नहीं जा रही। तो अब क्या हो रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि किसी भी चार्ज में से निकल रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस की, वो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है वो यहाँ पर जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो मैंने ये, कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट हो जाती हैं। और ये इसका एरो पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव की तरफ हमेशा होता है, ठीक है। ये हमारी सब एजम्पशंस हैं क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस ही हमें नज़र नहीं आ रही हैं, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सपोज कर लिया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इफ़ द नेगेटिव चार्ज इज एब्सेंट, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है फिर कहाँ जाएंगी भाई? तो ये जो है निकलती जाएंगी और ये इन्फिनिटी तक जाती जाएंगी, हमें पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं माइनस क्यू चार्ज मौजूद है तो हम सपोज कर लेंगे कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी से कहीं से आ रही हैं और माइनस क्यू के अंदर जा रही हैं। अच्छा, ये बात जो है वो हमें समझ आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसका हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका थर्ड पॉइंट देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ लाइंस दैट इज क्राउडिंग ऑफ लाइंस, यानी कि लाइंस जो है वो ज़्यादा जमा हो जाती हैं, मोर नंबर होते हैं या क्राउड हो जाती हैं, ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड लेट सपोज बहुत ज़्यादा है तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है। ये तो हमें फैराडे ने बता ही दिया था कि फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो उससे ज़्यादा लाइंस निकल रही होंगी और ज़्यादा क्राउड हो गई हैं। लेकिन अगर कम चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो कम होंगी और उनकी क्राउडिंग यानी डेंसिटी भी जो है वो उनकी कम होगी।
अब ये क्राउडिंग का लफ्ज इतना अच्छा नहीं लग रहा फिजिक्स में हमें, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब ये और क्या प्रॉपर्टी होती है लाइन ऑफ फोर्सेस की? लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लाइंस जो होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं, नेवर क्रॉस ईच अदर। अब जैसे ऊपर डायग्राम बनी हुई थी, ये देखें, इसके अंदर ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है कि एक लाइन यहाँ से निकली, ऊपर चली गई और इस लाइन को क्रॉस करती हुई यूं आ गई। ठीक है, ये एक लाइन बनी हुई थी ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि ये यहाँ से निकली और इसको यूं करते हुए क्रॉस करते हुए इधर आ गई। नो, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये सिस्टमैटिक होती, सिमेट्री होती है इनके अंदर। अच्छा, और दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये हमें पता है, और ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल हम इस सेंस में कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो फिर पैरेलल नहीं होंगी। ये लफ्ज ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है यहाँ। ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया डिस्कस। पांचवा पॉइंट ये कि लाइंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। ये भी मैंने आप लोगों को फैराडे लॉ जब मैंने एक्सप्लेन की थी तो मैंने बताया था कि उसने जो है ना दो हेमिस्फेयर रखे, और हेमिस्फेयर रखने के बाद उसने यहाँ पे मीडियम भी रखा, ये चार्ज था और ये आउटर स्फेयर था। तो उसने ये देखा कि जितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस है उतना ही यहाँ पर भी इंड्यूस हो जाता है, तो मीडियम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम हैं, जितनी ये सिर्फ और सिर्फ क्यू पे डिपेंड करती हैं और ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। The lines always enter or leave the charge surface normally. Yes, this is the point. ये देखें कि अगर किसी चार्ज के सरफेस से निकल रही हैं ये लाइंस तो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हमने एक रूल बना दिया है कि ये उस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं तो हम कहें कि ये लाइन जो है वो यूं यूं निकल रही है। नहीं, हमेशा हम उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम शो करेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से निकलेंगी। और चूंकि ये एक दूसरे को रिपेल, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो मैं परपेंडिकुलर जाने के चक्कर में यूं नहीं जाऊंगी। ओके, ये रूल सब हमें पता चल रहे हैं। अच्छा, और ये आगे कहते हैं कि इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज प्लस माइनस क्यू कूलम, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन इट इज ऑल्सो क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस भी क्यू के बराबर होंगी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। और दिस इज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के हिसाब से जो फ्लक्स का यूनिट बनता है वो क्यू ही बनता है। ठीक है, लेकिन हम उसको हमेशा नंबर ऑफ लाइंस कह के ख़त्म कर देते हैं, हम कुछ और उसको कूलम्स नहीं कहते हैं। अच्छा जनाब, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स भी कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया था। डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ तो है इस चार्ज के अंदर जिसका असर जो है वो इस रीजन से होता हुआ, डिस्प्लेस होता हुआ इस जगह तक पहुंच जाता है, और फैराडे जो है ऑब्जर्व करता है कि आउटर सरफेस के ऊपर भी जो है ना वो हेमिस्फेयर के ऊपर भी चार्ज मौजूद है। तो इस वजह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स। दिस इज नॉट this is not the flux density. Okay, flux density is different thing and this is the number of lines. Okay, ये इसको हम कह रहे हैं कि ये displacement flux है, और ये जो flux है ये स्केलर फील्ड है। ठीक है, और ये जो स्केलर फील्ड है हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? एक नए वेक्टर फील्ड की मदद से, ये वाले वेक्टर फील्ड की मदद से, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या चीज़ है। उसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। आगे चलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन देते हैं कि नेट फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट सरफेस एरिया, उसको हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स डेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। तो ये डेंसिटी है। ओके, अच्छा, डेंसिटी के बारे में भी मैं आप लोगों को तफसील से कुछ क्लास में, कुछ 2-3 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जनरल डेंसिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है। डेंसिटी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो मास डेंसिटी भी हो सकती है, ओके, चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, और
एंड नंबर डेंसिटी भी हो सकती है एटसेट्रा, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम और लेंथ और एरिया जो भी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो डेंसिटीज हैं, ये चार्ज डेंसिटी जो है अगर पर यूनिट लेंथ में है तो फिर हम उसको कहेंगे दिस इज द चार्ज डेंसिटी इन वन डायमेंशन। अगर चार्ज मेरे किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं तो मैं उसको कहूँगी चार्ज डेंसिटी इन टू डायमेंशन। और अगर मेरी चार्जेस जो है वो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं तो मैं उसको कहूँगी चार्ज डेंसिटी इन थ्री डायमेंशन। लेकिन ये जितनी भी तरह की, इसी तरीके से मास में भी होता है कि मास में लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी एंड सो ऑन। लेकिन ये जितनी तरह की डेंसिटीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी डेंसिटीज जो हमने पढ़ी हैं ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये जो डेंसिटी अब आ गई है हमारे पास डी, ये जो है ये भी डेंसिटी है एंड इट इज समवॉट सरफेस डेंसिटी, क्योंकि ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, हम फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे बी, इसी तरीके से हम करंट डेंसिटी पढ़ेंगे जे। तो ये सब डेंसिटीज जो कि हम पढ़ रहे हैं ये भी जो है ना डेंसिटीज हैं, लेकिन ये वेक्टर हैं। तो अब हम नई तरह की डेंसिटीज जो है वो डिफाइन करते चले जा रहे हैं और हमें इनकी ज़रूरत है, इनके बगैर हमारी चीज़ें जो है मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं होती, पैरामीटर्स नहीं डिस्क्राइब होते। अब इस डेंसिटी की जो डायरेक्शन है डी और ई, ये जो है ना डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। ओके, और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मिसाल के तौर पे ये डायरेक्शन के ऊपर क्यों डिपेंड कर रही है, ये फिगर से भी हमें नज़र आ रहा है कि लेट सपोज कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आर्बिट्ररी कोई भी चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर इससे निकलेंगी। ओके, तो अगर मैं अपना एक्सिस यहाँ पर डिफाइन कर दूँ कि मेरा एक्सिस जो है वो, ये मेरा जनाब z एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, और ये मेरा x एक्सिस है। तो मैं कहूँगी कि अच्छा जनाब, एक यूनिट एरिया है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी गुजर रही हैं z की डायरेक्शन में, नंबर ऑफ लाइंस उसी यूनिट एरिया में कितनी गुजर रही हैं y डायरेक्शन में, नंबर ऑफ लाइंस कितनी गुजर रही हैं x डायरेक्शन के अंदर, तो मेरा जवाब अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो ये नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट होती हैं, तो डेट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये चीज़ भी जो हमें पता चल गई कि दिस इज़ अ वेक्टर फील्ड, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसको हम अब डिस्प्लेसमेंट, इसको सिर्फ अब हम डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम इसको फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी डी। तो अब हमें पता चल गया कि बेसिकली डी जो है ना वो क्या है। डी इज़ अ फ्लक्स डेंसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ये मैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रही हूँ अगर, तो मैं उसको कैसे निकालूंगी। ये कोई एक पॉइंट चार्ज है और मैंने कोई एक एरिया बना लिया जो इसको क्लोज कर रहा है, और एक छोटा सा एरिया मैंने देख लिया कि मैं यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया होगा, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो मेरा क्यू है। क्यों? क्योंकि मैं जो है ना अब इसको पूरे ये एक छोटा सा मैंने लिया था, फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट में मालूम नहीं कर रही, मैं पूरे के अंदर मालूम कर रही हूँ। तो पूरा के पूरा मैंने कवर कर लिया, तो अब मैं ये देखूंगी कि इस पूरे टोटल नंबर ऑफ लाइंस मुझे चाहिए होंगी और ये टोटल एरिया होगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमेशा क्यू के बराबर होंगी जो चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय द एरिया। तो स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो
रेडियल डायरेक्शन ही होगा आउटवर्ड, ठीक है। तो ये जो है ना मैं टोटल सरफेस के लिए भी मालूम कर सकती हूँ, और मैं शुरू में बात कर रही थी कि डिफरेंशियल एरिया के अंदर मैं मालूम करना चाहती हूँ, तो हाँ मैं इसको कर सकती हूँ। उस सूरत में मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो अपना डिफरेंशियल वॉल्यूम लूँगी जो कि लिया जाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और मैं देखूंगी कि उस डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर ये जो चार्ज है कितने परसेंट आ रहा है, कितने परसेंट चार्ज है इसके अंदर मौजूद। तो उसमें मेरी नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी डिवाइडेड बाय जो डिफरेंशियल वॉल्यूम का जो भी सॉरी डिफरेंशियल वॉल्यूम का यस जो भी एरिया बन रहा होगा जिससे लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वहां पे वो मैं एरिया इधर लिख दूंगी। ओके, तो ये जो है एक पॉइंट चार्ज के लिए हम इस तरीके से निकालते हैं। ई और डी के अंदर मैंने रिलेशनशिप आपको थोड़ी सी पहले भी बताई थी, वो दोबारा देख लेते हैं कि ये डी और ई जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और डी और ई आपस में रिलेट करते हैं थ्रू दी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो डी और ई हैं ये परमिटिविटी से रिलेट तो करते हैं। अगर वैक्यूम होगा तो मैं ये रिलेशनशिप लिखूंगी, अगर कोई मीडियम होगा तो मैं ये रिलेशनशिप लिखूंगी। लेकिन ई जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, डिक्रीज हो जाती है अगर मीडियम हम इंट्रोड्यूस करवा दें दो चार्जेस या दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान। लेकिन डी जो है वो इंडिपेंडेंट है मीडियम से। फेराडे ने यही चीज फाइंड आउट की थी कि जो फ्लक्स जो होता है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। तो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट चार्ज के लिए निकालती हूँ अगर, तो मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्या चीज है, के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है, और ये चीज बच जाती है। वैसे तो मैंने इसको पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, लेकिन इन जनरल ये सारी तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो वैलिड है। और डी जो है वो इंडिपेंडेंट है मीडियम से, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया हाँ कि डी और ई जो है वो आपस में मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम से के थ्रू रिलेट करते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं वही बात जो मैंने आपको बताई कि रिलेशनशिप जो हमने ड्राइव किया है ये वाला, ये जो है पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने निकाला था, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये हर तरह की जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। और हाँ, ये पॉइंट भी मैंने अभी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन है परमिटिविटी का, यस। यानी मीडियम, हर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, और चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। जिस मीडियम में भी आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उसके एरिया पे डिपेंड करती है। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये चीज़ जो है वो हमें जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ें अभी आएंगी, मैं ड्राइव भी करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी आ गई हैं तो मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E जो है पॉइंट चार्ज के लिए होता है, लेकिन ये हर तरह के केसेस में वैलिड है। तो फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम D कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम गॉसेस लॉ से निकालते हैं उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ये रिलेशनशिप आ गई। अगर हम पैरेलल इनफाइनाइट शीट है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। या अगर किसी जगह भी चार्जेस हमारे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का जनरल फार्मूला यही है कि चार्जेस जो हैं, डी क्या चीज़ है, डी है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया किसी भी स्फेरिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। स्फेरिकल सिस्टम के अंदर ये होता है 4 पाई r²। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बेसिकली क्या है, चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया।
अब ये चार्ज किसी लाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, किसी लाइन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी सरफेस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और किसी वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम इस तरह से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। फिर हम और आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें कि हमें अब चीज़ें पता चलती जा रही हैं। हमें चार्ज पता चल गया, हमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल गई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। फिर हमने फ्लक्स जो है वो डिफ़ाइन कर दिया, फिर हमने फ्लक्स डेंसिटी डिफ़ाइन कर दी। ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हम अपनी आसानी के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो अब हमें जब ये डेफिनेशंस थोड़ी, फैराडे ने हमें हेल्प की, फ्लक्स की डेफिनेशन हमें दी, फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन हमें दी, तो फिर गॉस ने जो है वो हमें कुछ और काम करके दिया जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। उसने हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ बताई, तो उसकी उस लॉ की मदद से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करते हैं, और वो आसानी के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द टेक्निक वी यूज्ड इन स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। कूलम्स लॉ के जरिए ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना ज़्यादा आसान है तो अभी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इजीली हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो उसकी, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से कवर करना चाह रही हूँ उसके प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इसके अंदर जो मैथमेटिक्स एनालिटिकल एनालिसिस है वो आगे चल के हर जगह इस्तेमाल होगी, और एक दफ़ा अगर हमने इसको ठीक से सीख लिया तो फिर आगे चल के भी हम इसको इसकी टेक्निक्स जो है वो आगे चल के फिर जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते चले जाएंगे। अच्छा, गॉसेस लॉ जो है वो हमें जब पता चल गई तो फिर हम उसके ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए आसानी से, जो कि अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और गॉसेस लॉ से हमारा काम चल जाता है। ओके, जो प्रैक्टिकली डिवाइसेस हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना और ये सब कुछ, उससे हमारा काम चल जाता है, तो फिर हम इसी को यूज़ करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं गॉसेस लॉ को। इसकी कैलकुलेशन भी आसान है, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आसानी से सीख ली निकालना, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा भाई, हम कोई स्केलर क्वांटिटीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं जिनकी मदद से कैलकुलेशंस हमारी जो है वो आसान हो जाती हैं। उन स्केलर क्वांटिटीज़ को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं कि अच्छा भाई, पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसको आसान है, आसानी से हम हासिल कर लेंगे। और जब हम इसको हासिल कर लेंगे तो हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो हम फिर आसानी से पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। तो फिर नई टेक्निक्स पता चल गई। शुरू शुरू में सिर्फ हम कूलम्स लॉ से निकालते थे इलेक्ट्रिक, कूलम्स लॉ का जो तरीका था और उसको मॉडिफाई करके निकालना मुश्किल था वो। फिर उसके बाद हम गॉसेस लॉ से निकालना शुरू हो गए। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो हम उससे निकालना शुरू हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाली जो टेक्निक है ये ज़्यादातर जो है वो अब इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में, जो कि हम देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को गॉसेस लॉ के ऊपर दूंगी और उसकी प्रॉब्लम जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।